नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं मिल पा रही थी। रीज़न था थोड़ी सी व्यस्तता थी, साथ ही में स्वास्थ्य भी गड़बड़ था। गड़बड़ स्वास्थ्य की वजह से क्लास जो है बिल्कुल नहीं बना पा रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जनरल साइंस का रिटन पेपर होगा। लिखित पेपर आपका इसका होना है ना। सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको सब कुछ पढ़ाया है ना। फूड न्यूट्रिशन की बात हो या फिर सेल्समैनशिप, सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से हमने कंप्लीट किया है। जी हाँ, बिल्कुल। आज सामान्य विज्ञान का जो लिखित पेपर आपका होगा, उसके लिए जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल उसमें प्ले करेगी। साथ ही में आपके मार्क्स जो है बिल्कुल अच्छे गेन करवाएगी। एक दो क्लासेस इससे पहले जनरल साइंस की पढ़ चुकी हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। अदरवाइज प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर ले, है ना। सेल्समैनशिप हो, जनरल साइंस हो या फिर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टेक्स्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये अगर विषय है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका सब्जेक्ट है, तो सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ाया है, देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपकी स्क्रीन पर, जीव विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान के जो जनक हो जाते हैं, देखो लिखित इसका पेपर होना है। सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखो जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु साहब हो जाते हैं, ठीक है। इनकी एक बुक है हिस्टोरिका एनिमलियम। कौन है भैया? हिस्टोरिका एनिमलियम, ठीक है। ये बुक जो है इसमें इन्होंने जिक्र किया है जीव विज्ञान का, और अरस्तु साहब जो है जनक है। अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट्स की बात करें तो रहेगा आपका जंतु विज्ञान, और दूसरे अगर हम पार्ट की बात करें तो रहेगी वनस्पति विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान की अगर हम बात करें तो जनक हो जाएंगे इसके अरस्तु साहब, और अगर बात करें वनस्पति विज्ञान की तो जनक हो जाएंगे इसके थियोफ्रस्टस साहब। कौन हो जाएंगे भाई? थियोफ्रस्टस साहब जो है इसके जनक हो जाएंगे। इनकी जो बुक है हिस्टोरिका प्लांटेरियम, ठीक है। कौन सी बुक है भाई? हिस्टोरिका प्लांटेरियम। किनकी है? थियोफ्रस्टस साहब की। याद रखना है आपको, जंतु विज्ञान के जनक अगर आपसे कोई पूछता है तो अरस्तु हैं, और वनस्पति विज्ञान के कोई जनक आपसे पूछता है तो थियोफ्रस्टस साहब हैं। और अगर बात करें जीव विज्ञान के जनक तो भी अरस्तु साहब हो जाएंगे मेरे भाई, है ना। याद रख लेना है आपको इस चीज़ को। चलिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कोशिका से, जैसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेल जैसे हम कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, आपका बन सकता है कि सेल की जो खोज है वो किसने करी? तो भाई साहब रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की खोज करी है, कोशिका की खोज करी है 1665 ईस्वी में। अगर हम बात करें तो 1665 ईस्वी में सेल की खोज करी थी। कोशिका विज्ञान के जनक अगर हम देखें तो रॉबर्ट हुक साहब को ही कहते हैं, है ना। जब इनने खोज करी है तो यही जनक होंगे। अगर हम बात करें जीवों की सबसे छोटी इकाई, है ना, या फिर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो ये कोशिका ही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है भाई, तो कोशिका। और जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है, और साथ ही में जीवों की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो भी सेल कोशिका ही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोशिकीय सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया? तो कोशिकीय सिद्धांत की अगर हम बात करें तो 1839 ईस्वी में सेल्डन एवं स्वान द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सेल्डन एवं स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और अगर हम बात करें आधुनिक कोशिका सिद्धांत की, है ना, वो पहले वाला कोशिका सिद्धांत था। आधुनिक की बात करें तो रुडोल्फ बिरकाउ। किसने भाई? रुडोल्फ बिरकाउ की बात होती है। 1845 में जो है इनने आधुनिक कोशिका सिद्धांत की खोज करी थी। नेक्स्ट चीज़ हम जान लेते हैं, हर नई कोशिका पहले से स्थित कोशिका से ही आती है। मतलब जो नई कोशिका है उसका निर्माण जो है पुरानी कोशिका से ही होता है, जो पहले से उसमें स्थित होती है, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं कोशिका कितने टाइप की होती हैं। तो भाई देखो, कोशिकाएं जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, और नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, और नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो अब प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या भाई? देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, याद रख लेना है इसमें।
और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं असीम केंद्रक कोशिका और इसे ससीम केंद्रक कोशिका कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका को। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ों की जानकारी आपको बेहतरीन ढंग से जो है बिल्कुल मिल रही है। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में तो दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम और ये 80S राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो है एक बड़ी इकाई है ना, किसकी भाई 50S में बड़ी इकाई हो जाएगी राइबोसोम की, और 30S जो है वो छोटी इकाई हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें भी 80S राइबोसोम जो होते हैं वो भी 60S और कहीं ना कहीं 40S में जो है बिल्कुल जी हाँ बटे होते हैं, है ना। और अगर हम बात करें राइबोसोम तो ये जीवाणु वगैरह है, और अगर 70S राइबोसोम जो है वो जीवाणु बैक्टीरिया है। और अगर हम बात करें राइबोसोम 80S में तो ये इसमें परजीवी, कवक एवं पौधे, जंतु, फंजाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे देख लेते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी रहे हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, सबसे छोटी कोशिका। अगर बात करें कि सबसे छोटी कोशिका कौन है तो भाई माइक्रोप्लाज्मा की बात होती है ना। माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु जो है बिल्कुल सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी कोशिका है तो कौन है भाई, है ना, ऑस्ट्रिच एग की बात होती है तो ये है भाई शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तो हो जाएगी भाई तंत्र का तंत्र, क्या भाई, न्यूरॉन, तंत्र का तंत्र, है ना, तंत्र का हो जाएगी, तंत्र का तंत्र नहीं है, तंत्र का ही है ना। कोशिकीय अंगों की बात करें अगर तो कोशिकीय जो अंग होते हैं और क्या नाम उन्हें कह के बुलाते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे कोशिका झिल्ली को जो है बिल्कुल चौकीदार कहते हैं। ठीक है, हरतलवक को क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। देखो कोशिकीय अंगों को, जैसे कोशिका की झिल्ली है ना, तो कोशिका की झिल्ली को क्या बुलाएंगे, कोशिका की झिल्ली को बुलाएंगे कोशिका का चौकीदार, गेट कीपर जैसे कहेंगे। और हरतलवक को क्या बुलाएंगे, तो कोशिका का रसोई घर बुलाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। दो चार और हैं वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके बहुत सारे एग्जाम्स में, यही नहीं कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कोशिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, तो भाई ये कोशिका का बिजली घर है। पावर हाउस किसे कहते हैं, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर कहते हैं। अगर बात करें रिक्तिका की, है ना, तो भंडार गृह जो है उसे कहा जाता है स्टोर हाउस कोशिका का। ठीक है, तो लिख लेना अपनी कॉपी में, पूछे जाते हैं ये पॉइंट्स। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो ये जो होती है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री का कारखाना, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन का कारखाना, इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए, है ना। राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा देने का काम जो BSc एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से, अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना, अपने परिवार BSc एमबीए शिवम को, और साथ ही में अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहें। बहुत सारी वीडियोस, है ना, आपने हो सकता है ना देखी हो, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, चेक जरूर कर लें। ठीक है, ध्वनि से अब हम पढ़ लेते हैं, ध्वनि से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें ध्वनि की, है ना, तो इंग्लिश में से हम साउंड कहते हैं, सबको पता है। और इसका काम क्या होता है भाई, तो जो सुनने में मदद करती है। ध्वनि का काम क्या होता है, सुनने में मदद करती है ना। और ध्वनि क्या है भाई, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। दो टाइप की तरंगे होती है ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, तो ये कौन सी हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी, जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, और क्या होती हैं, तो तरंगे जिन्हें संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रखना भाई, माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। ध्वनि आपको तब तक सुनाई नहीं देगी जब तक वहाँ पे माध्यम ना होगा, है ना। हमें आपकी ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है, किस वजह से सुनाई दे रही है, क्योंकि माध्यम जो है कहीं ना कहीं वायु है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा पर बताओ ध्वनि क्यों सुनाई नहीं देती है ना, तो वो इसलिए नहीं सुनाई देती है क्योंकि वहाँ पे क्या है, वायु नहीं है ना। वायु ना होने की वजह से वहाँ पे ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम नहीं मिल पाता है, और ध्वनि सुनने के लिए माध्यम की बेहद आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ध्वनि की जो चाल है सबसे तेज किस में होती है, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो सबसे तेज अगर हम बात करें तो होती है भाई ठोस में, ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो भाई निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि चंद्रमा पर जो है आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे
वायु नहीं है, है ना। तो निर्वात का मतलब हुआ वो स्थान जहाँ पे वायु नहीं है ना। तो वायु ना होने की वजह से ध्वनि नहीं सुनाई देगी, है ना। तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है क्योंकि निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता है, माध्यम नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि का संचार संभव नहीं है। और लिखा भी है नीचे, यही कारण है कि चांद पर आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। ठीक है, चलो अब हम बात करें ध्वनि की चाल की। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। कारण क्या है? कारण इसका ये है कि ठोस के जो अणु हैं अधिक पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। और निर्वात की अगर बात करें तो बिल्कुल नहीं सुनाई देती। ध्वनि सभी तभी सुनाई देती है जब वस्तु में कंपन हो, है ना। ध्वनि सुनने के लिए कंपन बेहद जरूरी है, साथ ही में माध्यम की भी आवश्यकता होती है। अब हम कुछ यंत्र जो है उन्हें जान लेते हैं और देखते हैं उनमें प्रबलता या तारत्व किस में अधिक होता है ना। देखो, प्रबलता की अगर बात करें तो प्रबलता जो होती है वो लाउडनेस होती है, और अगर हम तारत्व की बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपका पिच से रिलेट करेगी। सारी चीज़ें जो पिच होती है वो तारत्व से संबंधित होती है। तबला, ढोलक, बेंजो, इन सब की प्रबलता अधिक होती है ना। प्रबलता इन सब की अधिक होगी। लेकिन अगर हम बात करें गिटार, सितार, हारमोनियम, इन सब का तारत्व अधिक होगा, पिच अलग, पिच ज़्यादा होगी। तार मतलब होता है स्ट्रिंज। अगर हम बात करें प्रतिध्वनि या गूंज की, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि ध्वनि या प्रतिध्वनि गूंज क्या होती है। तो ध्वनि का टकरा कर बार बार सुनाई देना आपका प्रतिध्वनि या गूंज कहलाता है। आशा करता हूँ आप बेहद बेहद उम्दा तरीके से अपने नोट्स भी मेंटेन कर रहे होंगे, है ना। चलिए, हीट या ऊष्मा की अगर हम बात करें तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो हमें गर्मी का एहसास दिलाती है। हमारा आपका साथ जो है यहीं तक नहीं रहेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे आपके सब्जेक्ट्स होंगे, आप जब सेकंड सेम में पहुंचेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है हम सारी क्लासों को स्टार्टिंग से ही लेकर चलेंगे, जिससे आपको लास्ट में परेशानी ना हो। क्योंकि आपका जो सेमेस्टर है, कम टाइम आपको सेकंड सेम में आपको मिल सकता है ना। ज़्यादा टाइम आपको नहीं रहेगा, परीक्षा फिर से हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को बेसिक से और बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे एग्ज़ाम से पहले, जिससे हम सब फ्री हो जाए और आपको सीधा सीधा रिवीजन आपको दे पाए। ठीक है, कोशिश रहेगी आगे कि लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा जाएगा, है ना। आपको पहले बता दिया जाएगा, क्लास की टाइमिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, सारी चीज़ें बेहतरीन और उम्दा तरीके से पढ़ने की जो है बिल्कुल कोशिश करी जाएगी, है ना। हीट या ऊष्मा के बारे में हम पढ़ रहे थे। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो हमें गर्मी का एहसास दिलाती है। हम इसे क्या कहते हैं भाई? हीट या ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा हम आपको बताते हैं। एक तो आप पहले ये जान लीजिए कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है ऊष्मा का संचार होता है ना। उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, है ना, ऊष्मा का संचार होता है। अगर हम बात करें ऊष्मा की, तो जो ऊष्मा या ऊर्जा जो होती है, अगर हम उसकी बात करें तो उसकी एसआई यूनिट जो रहेगी वो जूल में रहेगी। अदर यूनिट्स की हम बात करें तो वो कैलोरी में रहेगी, है ना। और अगर हम बात करें हीट या ऊष्मा को मापने वाला, है ना, जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर कहते हैं। ये भी आपको बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है, कितनी ऊष्मा होती है। तो 4.2 जूल्स की हम बात करें तो इतने के बराबर जो है एक कैलोरी होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा, है ना। बर्फ़ का गलनांक आपसे पूछ सकते हैं, बर्फ़ का गलनांक के बारे में, है ना। बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? तो देखें, बर्फ़ का गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की अगर बात करें तो जिस तापमान पर, है ना, जिस तापमान पर बर्फ़ पिघलना शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहते हैं। ठीक है, बर्फ़ के गलनांक की बात करें अगर तो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। केल्विन में अगर पूछे तो 273 केल्विन में होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है, जी हाँ बिल्कुल, बर्फ़ का जो है गलनांक होता है जिस पर बर्फ़ पिघलना शुरू होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है ना, जिसे हम बर्फ़ का गलनांक कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अब हम सेकंड पॉइंट जानेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का हिमांक बिंदु जो रहेगा, जिस बिंदु पर पानी जमना शुरू होता है ना। पानी जमना जिस बिंदु पर शुरू होता है वो पॉइंट कौन सा है? तो बिल्कुल पानी जमना जो शुरू होता है वो रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और 273 केल्विन पर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर।
पानी का हम अगर क्वथनांक की बात करें तो जिस तापमान पर पानी उबलना शुरू होता है, किस पर भाई, पानी उबलना शुरू होता है, उसे कहते हैं पानी का क्वथनांक। अब क्वथनांक होता कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन, और बात करें अगर 212 फ़ारेनहाइट, है ना। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलो एक चीज़ और जान लेते हैं। आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस अगर में है, अगर कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, आपसे बोले फ़ारेनहाइट में चेंज कर दो, आपसे बोले केल्विन में चेंज कर दो, तो हम कैसे चेंज करेंगे, है ना। उनके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये रहेगा C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये जो फार्मूला रहेगा, इससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में जो है बिल्कुल टेम्परेचर अगर आपको दिया है, तो उसे आप यहाँ पे वैल्यू उसकी शिफ्ट करके क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में वैल्यू को निकाल लेंगे, है ना। या फिर फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं, और फिर अब डिग्री सेल्सियस से आप क्या करेंगे, 273 जो आपका आएगा उसमें जोड़ देंगे, तो आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में भी आ जाएगा। आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपने फार्मूला जो है वो नोट कर लिया होगा, है ना। अब कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो भाई एसिटिलीन है। गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो एसिटिलीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, विद्युत हीटर की कॉइल, है ना, कुंडल किस मिश्र धातु से बने होते हैं, तो वो बने होते हैं भाई नाइक्रोम से। कौन से, नाइक्रोम से। और नाइक्रोम होती क्या है, निकल प्लस क्रोमियम का मिक्सचर होती है। किसका होती है भाई, निकल प्लस क्रोमियम का मिक्सचर होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त जो गैस है एथिलीन होती है। कौन सी होती है भाई, एथिलीन होती है। ऑप्शन में ना हो अगर तो एसिटिलीन भी हम लगा सकते हैं। ये चीज़ भी हमने राइट करी है। देखो, हो सकता था सारी चीज़ों को हम टाइप करके भी लिख सकते थे, लेकिन जो हमें बताना होता है सारी चीज़ों को जिस तरह हम मेंटेन करके चल सकते हैं, रिटर्न मतलब लिख करके ही सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो आपके माइंड में सही ढंग से आप जो है बिल्कुल सेट किया जा सकता है ना। हम तो ये तक कहते हैं कि आप समझने की कोशिश ना करो, चुपचाप से वीडियो को देखते रहो, है ना। वीडियो देखते ही देखते, सुनते सुनते भी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। आप सब हमारा परिवार है और हमें आशा है बेहद आपको, आपके माता पिता को आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है ना। उनकी फ़िक्र को जो है फ़क्र में बदलने का टाइम भी आ गया है। BSc एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वो सब कुछ करके दिखाएं, है ना, जिसकी आपने भी कभी कल्पना की हो, आपके माता पिता ने कल्पना की हो। आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम। बात करते हैं फलों में या फिर टॉफ़ीज़ में, कैंडीज़ में, या फिर हनी, शहद में, या इन सभी में जो पाया जाता है वो होता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है भाई, फ्रक्टोज। तो आपसे अगर कोई पूछता है फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, तो फ्रक्टोज पाया जाता है, वैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, गलैक्टोज सारी चीज़ें जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेट करती हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट क्या होते पोषक तत्वों के बारे में नहीं पढ़ा है, चाहे वो खनिज लवण हो, विटामिन हो, जल, या फिर और भी जो प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, अगर इन सब के बारे में अगर आप वसा वगैरह के बारे में पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में एक क्लास दी थी हमने, वो क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से देख लेना, जिससे आपके पोषक तत्व जो है बिल्कुल कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा टॉफ़ीज़ में, कैंडीज़ में, हनीज़ में, या फिर फलों में, इन सब में फ्रक्टोज जो है बिल्कुल पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ होता है, तो ग्रेफाइट का जो यूज़ है पेंसिल में होता है। आपने देखा होगा पेंसिल की निब वगैरह, है ना, जब आप राइट करते हैं वो सारी चीज़ें तो पेंसिल में होता है। दूसरी चीज़ मशीनों में स्नेहक के रूप में जो है, जी हाँ बिल्कुल होता है। लुब्रिकेंट की बात करें, है ना, लुब्रिकेंट इन मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है, चिकनाई के लिए जो है बिल्कुल किया जाता है। कि काला सोना जो है वो किसे कहा जाता है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। हम आपके कमेंट सारे पढ़ते हैं, कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर शेयर किया कीजिए हमसे, है ना। बहुत जल्द एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बना दिया जाएगा। उस टेलीग्राम से आपको क्या होगा, PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। जो सब लोग मांगते हैं ना कि PDF कहाँ से मिलेगी, PDF कहाँ से मिलेंगी, दे दिया करेंगे। वैसे मैं तो हमेशा ये PDF देने के खिलाफ ही रहता हूँ। मेरा सीधा सीधा मानना ये है कि सारी क्लास को आप खुद अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएं, है ना। चलो, यह कार्बन के क्या है भाई, अपर रूप है, ठीक है। कोयला जो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो क्या है, कार्बन का अपर रूप है, विद्युत का सुचालक है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है, और नाभिकीय रिएक्टर में मध्यस्थ का काम करता है, ठीक है।
D2O भी मध्यस्थ का काम करता है। जनरल साइंस का पहला पार्ट जो है, अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर देख लें। ठीक है, इसे भी कई हज़ार लोग देख चुके हैं, आप ज़रूर देख लेना इसे। संपूर्ण निचोड़ इसका हमने पढ़ाया था, सिर्फ ऐसा पढ़ाया था जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख लेना, इन दोनों वीडियो से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। एग्ज़ाम से पहले 1-2 वीडियो और आपको मिल जाएंगी, है ना। और बताना क्लास कैसी लगी। साथ ही में डेस्कटॉप प्रिंटिंग जरूर पढ़ लेना, शेयर जरूर कर देना वीडियोस को, क्योंकि अब उन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिन्हें बिल्कुल ना तो सीरीज़ कहीं से मिल रही थी, ना पढ़ने के लिए कुछ भी मटेरियल नहीं मिल पा रहा था जिन्हें, है ना। तो उनके लिए बहुत ज़रूरत थी इस वीडियोस की। इन सारी वीडियोस को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है, ज़रूर देख लें। और डेस्कटॉप प्रिंटिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ लेना। पार्ट 2 भी आ गया है, पार्ट 1 भी आ गया है, दोनों ही पार्ट हमने इसके कंप्लीट करा है। सेल्समैनशिप की भी 1-2 क्लास दी है, जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना, बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी हमने 1-2 पार्ट बना दिए हैं, वो भी देख लेना। सिर्फ आपके एग्ज़ाम को खासकर ध्यान में रख करके सारी क्लासेस जो है हमने डिज़ाइन करी थी। माइनर आपका ये भी बसा है BSc VCOM फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स टेक्सचर इन इंडिया, ये भी पढ़ लें। आपको अगर पता नहीं चल पा रहा है कि एडमिट कार्ड में जो है बहुत सारे आपको विषय दिए गए हैं कि किन विषय का पेपर होगा, है ना, आपको नहीं पता चल रहा है, तो सारी चीज़ों के लिए आप पहले तो एक काम करें, ये वीडियो पहले तो हमने बना दी है, आप देख लें, यहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिर भी आपको अगर नहीं पता चलता है तो वैसे एक बात बताएं, आप क्या करना कि आपके जो एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट रहेंगे, है ना, सब्जेक्ट जो भी आपको पता रहेगा कि इतने ये पेपर होना है, तो आप उसके सामने जो पेपर कोड रहेगा, है ना, पेपर कोड को आप क्या करना, अपनी स्कीम से मैच करना, और जो स्कीम से मैच कर जाए उसकी डेट देख लेना, वही आपको देना है। असलियत में हुआ क्या है इस बार कि एडमिट कार्ड पर बुक का नाम लिख के आया है, ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। भोजन पोषण स्वच्छता की भी बहुत सारी क्लासेस दी हैं, 2-3 इसके भी वीडियो डले हैं, है ना, देख जरूर लेना। सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से हमने आपको पढ़ाया है। सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार BSc एमबीए शिवम को, अगर चैनल पर नए हैं। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर क्लिक कर दिया करें, नोटिफिकेशन बेल को, क्योंकि इसी से नोटिफिकेशन जाता है। नहीं तो लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता, सर क्लास कब आ गई पता ही नहीं चला, है ना। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई में व्यस्त रहें पूरी तरीके से, है ना, अपनी लाइफ में भी मस्त रहें, लेकिन इतना ज़्यादा मस्त ना रहें कि खो जाए, है ना। पानी पीते रहें, स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस करें पढ़ाई पर, क्योंकि एग्ज़ाम आपके चल भी रहे हैं और बहुत जल्दी पास में है कई यूनिवर्सिटीज़ के। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।